हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी आर एंड मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हम अभी तक जो भी देखे एनएलएम में एफबीडी वगैरह बनाना या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस, उनके अब न्यूमेरिकल्स रहेंगे अपने, और इसमें हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज इक्विलिब्रियम के और जो भी मोशन में हैं उन पे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ सभी, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। चलो, तो लास्ट में ये आपको होमवर्क दिया था कि बताओ इसमें कौन सा मोड अच्छा रहेगा उसको खींचने के लिए, जबकि उसने बता रखा है कि जो वहां पे जो फ्लोर है उसका L2 नॉर्मल द फोर्स 700 न्यूटन तक है। मतलब इतना उसका नॉर्मल तक खींच सकता है, रह सकता है। मतलब उससे ज्यादा नॉर्मल रहा तो मतलब आदमी हो सकता है उसको खींच ना पाए और नीचे गिर जाए या फिर उठा नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कौन सा मेथड एडॉप्ट करेगा, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, ए वाला या बी वाला। ये ए है, वो बी है। तो देखो इस केस में तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा, अच्छा एम जी, इंसान का एम जी तो नीचे लग रहा होगा और इधर ही फोर्स लग रहा है अभी। ठीक है, तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, इसकी एफबीडी बनाए तो हम, है ना। तो इंसान को यहाँ पे, इंसान के लिए हम देखें तो तुम ये समझ सकते हो कि इसमें नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है और फोर्स भी नीचे लग रहा है अभी इस टाइम, है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू अभी F प्लस एम जी आ रही है और यहाँ पे फोर्स कितना हो सकता है, देखो वो बोला है 25 kg का मास है ना, और खुद इंसान 50 kg का है। तो इंसान का मास कितना हुआ, 50 इंटू 10 कर लो जी की वैल्यू। F की वैल्यू है आपकी लगभग 25 इंटू 10। कैसे आई, क्योंकि ये 25 है तो 25 250 हो गया। तो F की वैल्यू यहाँ पे इतनी ही रहने वाली है ना। मतलब इसमें जो भी टेंशन है वो इतना ही रहने वाला है। टेंशन के बराबर ही तो ये फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे F भी नीचे है, mg भी नीचे है, इंसान का mg भी नीचे है और F की भी वैल्यू mg ही है, जो कितनी है 25, मतलब 250 न्यूटन। तो n की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 500 और 250, ये 750 आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है इसके अंदर ए वाले केस में। अब बी वाले की बात करते हैं, लाइक वो पुली यूज करता है। तो पुली वाले केस में देखो उसको फोर्स ऊपर लगाना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे देखना पड़ रहा है हमें, तो वो नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्स उस इसके लिए एफबीडी बनाए हम, तो ऊपर की तरफ पुल कर रहा है फोर्स, उसको टेंशन खींच भी तो रही होगी उसको। और यहाँ पे नॉर्मल देखे तो नॉर्मल mg नीचे लग रहा है। मतलब इस वाले केस में आप देखो तो नॉर्मल ऊपर है, ठीक है, इस सरफेस के लिए, और फोर्स ऊपर हो गया। इस बार डायरेक्शन चेंज हो गई ना फोर्स की पुली लगाने से, और mg अभी नीचे है। तो इस वाले केस में क्या लिख सकते हो तुम, इस वाले में लिख सकते हो नॉर्मल की वैल्यू mg माइनस एफ, है ना। तो इसमें mg कितना था हमारा, अभी निकाला था हमने 500, और f की वैल्यू कितनी थी 250। इस वाले केस में 250 थी, तो बताओ कितना आ जाएगा, 500 और 250। अच्छा 250 के आसपास ही रह गया ये तो इसमें देखो नॉर्मल की वैल्यू इतनी ही आ रही है और इसमें नॉर्मल की वैल्यू इतनी आ रही थी। इसका मतलब इसको इजीली खींचना है तो ये वाला मेथड यूज करेगा ये। और काफी देखा होगा आपने, लाइक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह का काम होता है तो वहां पे पुली का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ना उनको थोड़ा फोर्स कम लगाना पड़े और इजीली काम हो सके उनका। ठीक है, तो देखो पुली का बहुत अच्छा खासा यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत कि ऐसे, हाँ इधर हुआ तो ये ऐसा लग रहा होगा इसमें। ठीक है, चलो इसमें इस प्रॉब्लम में देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है ए बी सी इनके मासेज है। ए का 1, ये 1 kg है, बी का ये 2 kg है, ये 3 kg है, और ये आपका 2 kg है।
ठीक है, इनके मासेस दे रखे हैं ऐसे। ठीक है भाई, हम इसकी एफबीडी बनाते हैं। पहले तो देखो इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए पहले तो आप ये पता करो कि किधर चल रहा है ना। तो ये देखो, ये 3 kg और ये 1 kg, कितना हुआ 4 kg। 4 kg अल्फा पे जा रहा है। याद करो, हम mg से कंपेयर नहीं करेंगे, अब किससे करेंगे हम, mg sin थीटा से। जब भी वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम mg sin थीटा लगाते हैं, है ना, क्योंकि इसका फोर्स इधर लग रहा होगा m1g sin अल्फा, इधर भी कितना लग रहा होगा m2g sin अल्फा, और इस इधर कितना लग रहा होगा m3g sin बीटा। तो हम इन दोनों का समीशन, और इसके इसके कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो देखो मैं कर लेता हूं, m1g sin अल्फा प्लस m2g sin अल्फा, कंपेयर करेंगे m3g sin बीटा से। ठीक है, तो यहां कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है। तो एक बार ट्राई करो, आप खुद देखो कि क्या हो सकता है इसमें, बताओ। ये है 1, अच्छा जी कट ही जाता है, आपका ध्यान रखना, जी से जी कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब m1 sin अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू होती है आपकी, sin 60 की वैल्यू होती है, दिख रहा है ना आपको, हाँ, 1 इंटू साइन अल्फा की 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस प्लस 3 kg, और साइन वही वापस अल्फा की वैल्यू 60। कंपेयर करेंगे हम इसको, कौन बड़ा है, ये है 2 kg, और साइन बीटा की वैल्यू होती है, साइन बीटा 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से अब कंपेयर करो इसको, तो ये आ गया 1, और ये आ रहा है, इसका जस्ट डबल कर दो, तो ये देखो, ये 1 से ज़्यादा तो जाएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, मतलब इधर वाला फोर्स आपका, ओवरऑल इधर वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज़्यादा है ना। तो ये तो ज़्यादा तो है, दिख ही रहा है कि यहाँ से 1 से कंपेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें तो 1 आया, और ये 1 से ज़्यादा ही आएगा, है ना, इधर वाला। इसका मतलब इसका मोशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है ये, है ना। ए एक्सेलरेशन से मान लेते हैं। अब ए एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्या, नेट पुलिंग फोर्स। अब उसमें रस्सी का कोई वो नहीं आता है, रोल नहीं होता, पता है ना, रस्सी की टेंशन नहीं लेते, सिर्फ पुलिंग फोर्स करेंगे। तो बताओ, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे आपके, ये दोनों के दोनों फोर्स क्या रहेंगे, सपोर्टिव फोर्स रहेंगे। ये दोनों खींच रहे होंगे इसको, और ये क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, डिवाइड में टोटल मास। तो बताओ फटाफट, क्या मैं ऐसे लिखूं, m1g sin अल्फा, m2g sin अल्फा माइनस m3g चलो यहीं लिख देते हैं, साइन बीटा डिवाइड बाई m1 m2 m3, है ना। तो बताओ, ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, बिल्कुल, 1 इंटू √3/2 प्लस 3√3/2 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइड बाई टोटल मास है 1 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ से ए नेट आ जाएगा आपका। पता है ना मैंने क्या किया, m1g साइन अल्फा की वैल्यू रखी, m2g साइन अल्फा की वैल्यू रखी, और m3g साइन बीटा की वैल्यू। चलो, तो अब बताओ, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कट गया, और ये 1/2 ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2
यहाँ पे आएगा √3 कॉमन ले लो या फिर ऐसे रहने दो, तो √3 4√3 डिवाइड बाई 2 -1 इंटू 10 डिवाइड बाई 3256। तो ए की वैल्यू ऐसे आ रही होगी आपकी, ये आया 2√3 -1 इंटू 10 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब इसको फर्दर और कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, लाइक √3 की वैल्यू रखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उससे -1 कर देना, 6 10 से मल्टीप्लाई करके 6 का डिवाइड देना, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब वो बोल रहा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है आपको। ओके ठीक है, तो देखो मैं किसी की एक की एफबीडी बनाता हूँ, या तो फर्स्ट पे या लास्ट पे पहुंच जाओ, तो मैं ए ब्लॉक की एफबीडी बनाऊं तो क्या बनेगा बताओ। एफबीडी इसकी बनाएंगे तो यहाँ पे लग रहा होगा m1g साइन अल्फा, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और T1 इस रस्सिंग में T1 मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे T1 इधर मान लिया है मैंने और इधर T1, इस सेकंड रस्सी में T2, तो इसकी हर जगह T2 लिख देंगे हम। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। अब बताओ सिंपल तरीके से देखो, क्या ये इसको खींच के लेके जा रहा है? बिल्कुल, ये अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे T1 को क्या लिखोगे? देखो इसके लिए मैं लिख देता हूँ m1 g साइन अल्फा माइनस T1 इक्वल टू आपका जो भी मास है m1a, तो यहाँ से T1 निकल जाएगा, बिल्कुल m1g साइन अल्फा माइनस m1a, कैलकुलेट करो, पुट वैल्यू कर दो इसमें। ठीक है, अब T2 की बात करें तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या बताया था कि जब भी एफबीडी करो, सॉल्व करो, 2-3 ऑब्जेक्ट आ जाए तो या तो फर्स्ट का एफबीडी बनाना या लास्ट का एफबीडी बनाना, थोड़ा इजी हो जाता है। तो फिर इसका बना सकते हो आप, बिल्कुल। बताओ इसके लिए क्या करोगे तुम? इसके लिए तुम करो कि सर ऐसा ब्लॉक है ये सी ब्लॉक, और ये इधर चल रहा है, इसका T2 है, इस रस्सी में T2 टेंशन है, और पीछे लग रहा है आपका m3g साइन बीटा, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये मानते हैं हम, है ना। तो इसके लिए बताओ क्या क्या आप लिख सकते हो? सर T2 माइनस m3g साइन बीटा इक्वल टू m3a, सी का ब्लॉक का मास m3 माना है हमने, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो बताओ क्या T2 लिख दोगे? ये पूरा का पूरा नंबर उधर भेज दो, तो m3a प्लस m3g साइन बीटा, है ना। ओके, समझ गए? चलो अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब तुम्हें सिर्फ ए की वैल्यू डालना है, जो भी तुमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, बाकी सबकी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, जहां तक है वहां तक एक बार आप है ना उसमें वेरिएबल्स में सोल्व करने की ट्राई किया करो, देन उसके बाद में आप सोल्व किया करो उसको आगे फर्दर। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, ध्यान रखना। चलो आपके पास एक क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताना है। ठीक है, आपके सामने 3 केसेस दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चन में वो आपको पूछ रहा है कि A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, जो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं वही पूछ रहा है। तो बताओ, और यहाँ पे ध्यान रखना एक्सटर्नल फोर्स भी लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल फोर्स को दिखा रहा है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स है, 2 एक्सटर्नल फोर्स भी है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। तो एफबीडी बनाओगे तो बताओ इसका कितना वेट लगेगा पीछे की तरफ? mg, बिल्कुल, इधर कोई ब्लॉक है नहीं, ऊपर टी मतलब टेंशन लग रही है, बट टेंशन को काउंट करेंगे नहीं हम।
टी टी वैसे रिप्रेजेंट तो कर दो, बट कोई काम का नहीं है क्योंकि एसेलरेशन पूछा है वो आपसे। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे mg है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है 2mg, कौन बड़ा? ये, इसका मतलब ये इधर की तरफ चलेगा, नीचे की तरफ, ये इसको खींच के लेके जा रहा होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे यहाँ पे? सर सपोर्टिंग फोर्स, तो सपोर्टिंग फोर्स क्या है यहाँ पे? ये जो ग्रीन में है वो सपोर्टिंग फोर्स है आपका। ठीक है, अब ये सपोर्टिंग फोर्स है तो इसका मतलब हम लिख देंगे सर 2mg माइनस mg अपॉन में टोटल मास सिर्फ m ही है यहाँ पे। तो समझ में आया क्या बोला हमने? देखो मास एक ही है, ठीक है, ये टेंशन तो पता है ना, नेट पुलिंग फोर्स में काम काउंट होती ही नहीं है ना। तो हम सिर्फ कंपेयर किससे करेंगे? इसका वेट और ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगा हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा ज्यादा है, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम इधर चलने वाला है ना। अब ये तो क्या है? सपोर्टिंग फोर्स है, और ये देखो ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है, ये अपोज कर रहा होगा, इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ये इधर खींचना चाहता है बट ये इसको रोक रहा होगा, है ना। तो 2mg में से mg माइनस करेंगे तभी तो नेट फोर्स पता चलेगा आपको। तो नेट पुलिंग फोर्स लिख दिया मैंने, डिवाइड में टोटल मास लिखते हैं सिस्टम का, तो सिर्फ मास m ही है हमारा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर दूसरे वाले में देखो, इसका यहाँ पे mg लग रहा होगा और यहाँ पे 2mg लग रहा होगा। अब ये सपोर्टिंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, टी काउंट होगा नहीं, है ना। इस वाले में वापस ये mg और इसमें एक mg इधर लगेगा और ऑलरेडी एक mg और लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल फोर्स से ध्यान रखना, और इसका mg और लगेगा आपका। तो तीनों में आप बता सकते हो। अब बताओ इसके लिए, पहले वाले के लिए एक्सेलरेशन कितना आ गया? सर 2mg में से mg माइनस किया तो आपका mg बचा, mg अपॉन m, मतलब इसका तो g आ गया सर, है ना। सेकंड केस की बात करते हैं हम। ठीक है, सेकंड केस में देखो सर, इसमें 2mg नीचे लग रहा है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इधर mg लग रहा है ना। ठीक, अब बताओ, सपोर्टिंग फोर्स ये रहेगा, अपोजिंग फोर्स ये रहेगा, तो यहाँ पे a वापस लिख दो। क्या लिखोगे? सर 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास। अब इस बार टोटल मास देखो कितना आया सर, 2m और m, 3m हो गया सर। इसका मतलब इस बार आंसर क्या आएगा आपका? 2m में से mg गया तो mg बचा, तो mg अपॉन, दिख रहा है, mg अपॉन 3m, मतलब फाइनल आंसर आया आपका A2, देख लेना इधर, A2 आया GY3। समझ गए? तो ये GY3 आया इसके अंदर A2। अब बात करते हैं हम लास्ट वाले की। तो लास्ट वाले में देखो mg इधर लग रहा होगा और mg ही इधर लग रहा होगा, लेकिन ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स भी लगा हुआ है यहाँ पे, समझे? ये mg अलग है, ये एक्सटर्नल फोर्स mg लगा हुआ है। अच्छा, ये दोनों मिले तो कितना आया? बताओ, ये दोनों मिले तो कितना आया? नीचे की तरफ, मतलब ये mg अलग है और ये जो mg है ना वो उसका वेट है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? नीचे नीचे की तरफ खींच रहे हैं इसको, और ये जो ये वाला जो अपोजिंग फोर्स आपको इससे जस्ट इसके साइड में जो लेफ्ट में है, वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ना। तो ये वाला अपोज कर रहा है और ये दोनों क्या है? सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? A3 इक्वल टू mg प्लस mg माइनस mg डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस m, सर 2m हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे mg बाई 2m आया, मतलब g बाई 2 आया। तो A3 यहाँ पे कितना आया है? g बाई 2। समझ गए? समझ गए ना भाई? अब देखो यहाँ पे क्या क्या आंसर आया। इसका g आया, इसका g बाई 3 आया, और इसका g बाई 2 आया। ध्यान रखना, A1 आया है, A2 आया है, A3 आया है। समझ गए ना?
कोई कंफ्यूजन है तो देख लेना दोबारा से। समझ गए कि इसमें ये एक्सटर्नल था और इसमें ये एक्सटर्नल था, बाकी इसमें कोई एक्सटर्नल नहीं था, इसमें सिर्फ वेट ही था 2mg। तो ये एक अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और पहले बोर्ड उसमें पूछ चुका है नीट में एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बंदर वाला क्वेश्चन है ना, जो सब जगह सभी कोचिंग्स में कराया जाता है। तो देखो यहाँ पे है कुछ बनानास रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक बंदर है जो ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है और ये एक रस्सी है ऐसे बंधी हुई है और ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ इसका क्या एक्सेलरेशन हो कि ये उठे ना, मतलब इसकी वैल्यू n की वैल्यू 0 ना हो। देखो उठने वाले क्वेश्चन कभी भी बोले ना कि सरफेस को जस्ट छोड़ रहा है, मतलब जस्ट छोड़ने वाला, इसका मतलब n नेवर 0, या फिर जस्ट छोड़ रहा है इसका मतलब n की वैल्यू जस्ट 0 कर देना। तो उस टाइम जो कंडीशन आएगी ना, वो एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही होगी भाई, ये वो वैल्यू है जिसके बाद में इससे थोड़ा सा भी तेज चलाना तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, मतलब कांटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आएंगे आपको, तो पहले आपको ये मानना है, ज्यूम करना कि कांटेक्ट है, और फिर उसके लिए आप मैक्सिमम की कंडीशन निकालोगे, भाई इसकी मैक्सिमम क्या वैल्यू हो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या कंडीशन रखोगे, भाई जस्ट 0 हुआ ही है। अब जस्ट 0 हो रहा होगा ना n की वैल्यू, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है, उससे कम होगा कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। तो ये यहाँ पे यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट कैन द मंकी हैव विदाउट लिफ्टिंग द बनानास, बिना बनानास को लिफ्ट किए हुए वो ऊपर जाता रहे, तो उस ए मैक्स की वैल्यू बताना है। अच्छा ये ए मैक्स कब हो सकता है, मान लो जस्ट बनाना की और इसके बीच में सरफेस के बीच में जस्ट कांटेक्ट छूटा ही है, मतलब n की वैल्यू जस्ट 0 हुई है, उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। इससे कम पे चलेगा तो कभी नहीं उठेगा, और इससे ज्यादा पे चला तो उठ जाएगा। तो जस्ट उठने वाली कंडीशन, जस्ट लिफ्ट करने वाली कंडीशन के लिए जस्ट n की वैल्यू 0 रखना, पहले एफबीडी वगैरह बना लो और उसके बाद में n की वैल्यू 0 कर देना। चलो हम देखते हैं, अब यहाँ पे 12 kg का बंदर है, ये 12 kg का बंदर है और 16 kg के बनानाज है, ठीक है। यहाँ पे टी लग रहा होगा, यहाँ पे भी टी लग रहा होगा, यहाँ पे भी टी लग रहा होगा और यहाँ पे भी टी लग रहा होगा, ठीक। इसका mg नीचे लगेगा, इसका भी mg नीचे लगेगा, इसको कैपिटल M मान लेते हैं, है ना। तो आप ढंग से देखो तो क्या इसकी एफबीडी ऐसी रहेगी, हाँ भाई रहेगी ना, मतलब m1g आपका 12 kg है तो 120 हो गया, और ये 16 kg है तो 160 न्यूटन हो गया। नॉर्मल किधर लगेगा इसमें, देखो सरफेस पे कौन कांटेक्ट में है, सरफेस में बनानास कांटेक्ट में तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो इसलिए नॉर्मल ऊपर दिखा दिया। ओके अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहां से आप बता सकते हो बंदर ऊपर भाग रहा है ए, तो यहाँ पे इसकी एफबीडी क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे सर ऊपर की तरफ भाग रहा है तो हम मान लेते हैं टी माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू ए, फर्स्ट एफबीडी हो गई। दूसरा तो कहीं चल ही नहीं रहा, ये तो इक्विलिब्रियम पे ही है, इसके लिए एफबीडी क्या लिखोगे सर, n प्लस टी इक्वल टू m2g, ये तो रुका हुआ है ना अपनी जगह जस्ट, तो ये दूसरी एफबीडी हो गई, ठीक है। तो ये एफबीडी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस निकाल लिए हैं। अब वो बोल रहा है कि वो जस्ट मतलब लिफ्ट ना करे, अब मैंने बोला था कि जस्ट लिफ्ट कर जाए, जस्ट लिफ्ट का मतलब n की वैल्यू 0, इसका मतलब उस टाइम जो a होगा वो क्या होगा आपका, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, है ना। इसका मतलब अब n की वैल्यू 0 करके देखो आप,
तो सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड में हम देखेंगे n प्लस टी इक्वल टू m2g। तो ये 0 हुआ तो t की वैल्यू कितनी आई, m2g की वैल्यू कितनी है 160 न्यूटन। 160 इंटू 10 करेंगे तो 120। तो t उस टाइम कितना, टेंशन उस टाइम कितना रह रहा होगा, 160 न्यूटन रह रहा होगा। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज करें t माइनस m1g इक्वल टू m1a, है ना। तो उस टाइम एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई 160 न्यूटन, m1g कितना है 120, m कितना है 12 kg का बंदर है, ये एक्सेलरेशन। तो उस टाइम जो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन आएगा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये बताओ कितना आया 40 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू a। तो यहां से कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा है, ठीक है। ये 4 से कट करेंगे तो 10 और ये 3 टाइम, तो 10/3 आंसर रहेगा इसका ए मैक्स। समझ गए, हाँ भाई समझ गए ना। तो एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे नेट फोर्स जीरो हो। अब नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन का ओवरऑल एफ नेट जीरो होना चाहिए, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो आपको कुल मिला के यही करना है कि जिस जहां पे भी मान लो कोई चीज मैंने लटका दिया है ना, तो किसी स्ट्रिंग से लटकाया होगा, तो mg नीचे लग रहा है टी ऊपर लग रहा है ना। अब ये चल नहीं रहा, इसका मतलब ये बैलेंस है, इसका मतलब टी mg के बराबर होगा। मतलब आपको कुल मिला के सभी डायरेक्शंस को, सभी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में नहीं है तो भी उस डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट लो। देखो कंपोनेंट हम वेक्टर में इसलिए सीखते हैं ताकि एक डायरेक्शन में सबको ला सके, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एक बॉडी बोलता हूँ, ऐसा कोई भी है, ठीक है। तो इस बॉडी पे मान लो चारों तरफ से फोर्स लग रहे हुए हैं, ठीक है, F1 F2 F3 जिधर भी है, लेकिन नेट फोर्स आपका जीरो आ रहा है उस बॉडी पे, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। और एफ नेट जीरो कैसे, मतलब सभी डायरेक्शंस में टोटल फोर्स निकाल लो, नहीं है तो भी कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट करना सभी को आता है, ठीक है। तो आप कंपोनेंट करोगे तो नेट फोर्स आपका जीरो आना चाहिए तीनों डायरेक्शंस का, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होते ही इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, है ना। तो या तो बॉडी हो सकता है यूनिफॉर्म, अब वो सेंटर ऑफ मास में सिखाएंगे, या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो तब उस पर एफ नेट जीरो आ रहा होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल बॉडी ही रुकी हुई है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको जब भी किसी भी बॉडी का आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना है, या फिर बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में रहे, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, तो आप बता सकते हो फिर उस पर कि एफ नेट जीरो कर दो। तो ध्यान रखना ये जो भी टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ एफ नेट जीरो याद रखना, बस इतना सा। बाकी मैं क्वेश्चंस में आपको समझाता हूँ कि सबका वेक्टर एडिशन करो, एफ नेट जीरो आना चाहिए। लाइक एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है इन दिस फिगर बॉडी इज इक्विलिब्रियम देन F1 F2 कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये बोल रहा है बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और यहाँ पे F1 F2 कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ओके। तो आ जाओ हम एक बार देखते हैं इसका कैसे क्या करेंगे। अब देखो मैंने अभी अभी बताया आपको कि जब भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आए तो आपको कोशिश यही करनी है कि सिग्मा एफ एक्स जीरो कर दो, सिग्मा एफ वाई जीरो कर दो, या सिग्मा एफ जेड जीरो कर दो। डॉट से दिखा रहा हूं, सिग्मा एफ जेड जीरो, ये कर सकते हो, ये तीनों करने हैं आपको। अब बताओ यहां पे कौन कौन से फोर्स है ना डायरेक्शन में है। अब तुम देखोगे तो सर ये वाला एक्स डायरेक्शन में है, ये वाला वाई डायरेक्शन में है, ये दोनों डायरेक्शन में नहीं है। तो जो डायरेक्शन में नहीं है पहले तो उनको डायरेक्शन में लाओ। कैसे लाएंगे, कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट लाने के बाद में इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ठीक है। तो आओ सबसे पहले कंपोनेंट उसको है ना उसमें लाते हैं, डायरेक्शन में लाते हैं। तो आप
कभी भी डायरेक्शन में डालने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच लिया करो ऐसे, ठीक है। ये लो भाई, ये मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। अब ये जो ग्रीन ग्रीन डॉटेड किए मैंने, इन्हीं पे आपको सब कुछ लाना है। ओके, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे देखो एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, है ना। तो इस F2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो कौन सा सर, F2 cos 60, है ना। एक आएगा F2 sin 60, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं इस वाले का 10 न्यूटन का, ठीक है। तो 10 का बताओ, ये 60 है तो क्या ये भी 60 होगा, है ना। जेड में बन रहा है, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है ना आपको, अरे दिख रहा है क्या, ये जेड में दिख रहा है आपको। तो ये 60 तो ये भी 60, और ये वाला 60 क्यों आता पता है ना, जब दो पैरेलल लाइंस ऐसा रहती है, मतलब कभी भी पैरेलल लाइन देख लिया करो, ये एंगल इक्वल होते हैं, पता है ना। चलो, तो ये जेड में है, जेड में है तो ये एंगल के इक्वल रहेगा, मतलब ये 60 है तो ये कितना हुआ, 30 हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर ये 30 है। अब हमें कंपोनेंट किसका करना था, 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का इधर एक कंपोनेंट जाएगा, तो बताओ कितना जाएगा इधर सर, जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट, तो 10 cos 30, एक ऊपर चला जाएगा कितना, 10 cos 10 sin 30, है ना। तो 10 न्यूटन के भी दो कंपोनेंट कर लिए हमने, एक तो इधर और एक ऊपर, और जो F2 था जो डायरेक्शन में था उसके भी दो कंपोनेंट कर लिए, एक ऊपर एक नीचे। अब क्या सभी फोर्सेस एक लाइन में हैं, बिल्कुल है। देखो तुम, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें ना थोड़ा सिखा रहा हूँ, बाकी तुम्हारा ये फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए खुद से। क्या सभी फोर्सेस ऐसे हैं, अब देखो इधर कौन कौन है, इधर सर दो फोर्स है, 10 cos 30 और F1, और इधर कौन है, इधर है सर F2 cos 60। ऊपर की तरफ कौन कौन है, ऊपर दो फोर्स है, F2 sin 60 और 10 sin 30, और इधर नीचे 10, ठीक है। अब सुनो इधर मेरी बात, अब याद करो हमने ऐसे सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए लिखते थे कब, जब ए एक्सेलरेशन आता था, याद है, ए मतलब मोशन में होता था, चल रहा होता था, और जिस डायरेक्शन में ये चल रहा होता था ना उसमें बड़ा फोर्स मानते थे और अपोजिंग फोर्स को माइनस करते थे। बट यहाँ पे तो चल ही नहीं रहा, तो किसी भी फोर्स को बड़ा मान लो आपने इन दोनों फोर्स को ज्यादा मान लिया तो इसको कम मानना पड़ेगा, तो इन दोनों का समीशन माइनस इसका करना पड़ेगा इक्वल टू एम ए तो है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो। मतलब मैं लिखू सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए, तो क्या बताओ, अब मान लो ऊपर की तरफ तुम बड़ा फोर्स मान लिए, तो ये सपोर्टिंग हो गया तो ये अपोजिंग हो गया, है ना। तो बताओ, या डायरेक्शन के साथ लिखना है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन वेक्टर के अकॉर्डिंग सोचो, तो इन दोनों की डायरेक्शन एक है, इसकी अलग है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो रिजल्टेंट हमारा इधर आएगा, सिंपल, ठीक है। या फिर अलग तरीके से समझो तो ये देखो, इन दोनों, ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपोज कर रहा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे इक्वल टू एम ए है ही नहीं, जीरो, इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स इसके बराबर, जब भी इक्विलिब्रियम तब फोर्स को इक्वल कर देना अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स के साथ, तो इन दोनों का समीशन इसके बराबर हो जाएगा और इन दोनों का समीशन इसके बराबर होगा। तो देखो यहां से क्या वैल्यू निकाल सकते हो आप, फटाक से देखो सर, एफ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 10 cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 10 न्यूटन। ये मैंने किसके लिए किया पता है ना, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 किया है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ क्या यहाँ से निकाल सकते हो 5 से 5 और एफ √3/2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 5, तो एफ की वैल्यू इधर देखते जाओ, एफ कौन सा था ये, एफ2, तो F2 इक्वल टू आ गया आपका 10/√3 आ गया, ओके।
देखो मैंने 5 लाया, 5 से ये यहाँ पे 5 आया, 2 से काटा तो 5 को उधर भेजा, 10 में से 5 माइनस 5 हो गया, √3/2, तो 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फिर, ठीक है। तो F2 आ गया आपका। क्या मैं ऐसे ही ये भी निकाल सकता हूं, दूसरा फोर्स भी? देखो सिग्मा Fy0 लगा देते हैं हम, ठीक है। सिग्मा Fx इक्वल टू 0 करें हम, ठीक है। तो बताओ क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे लिखेंगे सर F1 प्लस 10 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू, इधर क्या था F2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, F2 हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, F1 प्लस ये 5√3 इक्वल टू F2 है हमारा 10/√3 इंटू 1/2, ये 5 आया। तो हमारे पास छोटी सी कैलकुलेशन आई है, जो आई है देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, F1 वो उधर जाएगा तो 5/√3 माइनस 5√3, ओके। अब इसका एलसीएम वगैरह लेके कर लो तुम बस, तो √3 तो 5 माइनस 5√3 तो 5 इंटू 3 15 हो गया। ये समझ गए ना कैसे किया मैंने? √3 3 हो गया, तो ये आया है F1 की वैल्यू जो भी इक्विलिब्रियम में, तो इसका नेगेटिव आंसर आने वाला है इसका। बताओ कितना आएगा? 10 माइनस 10/√3, ओके। कर सकते हो ऐसा। तो ये है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, आपको ये आमने चाहिए भाई। तो समझ गए ये क्वेश्चन, ऐसे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग से रिलेटेड, पुली से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। और अभी हमें एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैं आपको होमवर्क देता हूं, दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, और फिर स्प्रिंग का एक छोटा सा केस है, स्प्रिंग को पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम फ्रिक्शन और सूडो फोर्स, तो वो लास्ट रहेगा अपना। अब सूडो फोर्स, फ्रिक्शन, इनको अलग से भी पढ़ाया जाता है, अलग चैप्टर भी माना जाता है, बाकी नहीं तो हम इसमें ही पढ़ लेंगे, ओके। तो एनएलएम का ही वो पार्ट है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कंस्टेंट और कुछ और एग्जाम्पल्स है, उनके लिए मैं एक छोटा सा एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में आप सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम, कि कैसे कैसे कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं, पुली वाले क्वेश्चन करते हैं, 2 से ज़्यादा पुली आ जाता ही है तो क्या करते हैं। वो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो, ओके। जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।